नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष छबराना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार कोचिंग मेरठ में स्वागत करता हूं। गणित में हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे हैं। 5 क्लास हमारी हो चुकी हैं, आज छठी क्लास है। आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो परसेंटेज की शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 10% कम है, बी की आय सी की आय से 25% अधिक है, सी की आय डी की आय से 20% कम है। यदि ए की आय जो है 36,000 है तो डी की आय कितनी है। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि जो ए की आय है वो 36,000 है। ए की आय कितनी है? 36,000। तो हम कह सकते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। डी की आय क्या है? ठीक है, अब डी की आय मैं 100 मान लेता हूं, ठीक है, डी की आय मैं 100 यूनिट मान लेता हूं। सी की आय डी की आय से 20% कम है। जो सी की आय है वो डी की आय से 20% कम है। 100 से 20% कम कितना होगा? 80, ठीक है। बी की आय सी की आय से 25% अधिक है, ठीक है। जो बी की आय है वो सी की आय से 25% अधिक है। कह सकते हैं कि 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है, 1/4। सी से 25% अधिक है। जब आप 80 का 1/4 निकालोगे, ठीक है, 80 का 1/4, 1/4 अधिक है यानी कि 80 का कितना है? 5/4 है। तो 4 से इसको काटोगे आप 20 बार और 20 पंजे 100, ठीक है। उसके बाद में ए की आय बी की आय से 10% कम है। 100 से 10% कम कितना होगा जी? 90, ठीक है। तो सभी की आय हमारे पास में है। अगर बात करता हूं रेशियो बनाने की तो 0 0 0 0, ठीक है। ए बी सी डी की जो आय का अनुपात है 9 अनुपात 10 अनुपात 8 और अनुपात 10। बी और डी की आय बराबर आ गई। डी की आय क्या है? ठीक है, डी की आय कितनी है ये हमें निकालना है। और आय किसकी दे रखी है? ए की आय दे रखी है 36,000। ए की आय 36,000 है, यानी कि 9 यूनिट का मतलब है 36,000। तो 1 यूनिट का मतलब कितना है? 9 चौके 36, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब है 4,000। डी की आय कितनी है? तो डी की आय यानी कि इसमें मैं 4,000 की गुणा करूंगा तो कह सकता हूं कितना है? 40,000। तो 40,000 हमारा आंसर है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। थोड़ा सा बड़ा मैंने यहां पे करा दिया समझाने के लिए। एक तरीका ये भी हो सकता था, ए बी सी और डी। सवाल को समझने के लिए ए की आय बी की आय से 10% कम है, बी की आय सी की आय से 25% अधिक है, सी की आय डी की आय से 20% कम है, ठीक है। सबसे पहले मैं डी की आय मान लेता हूं, ठीक है। डी की जो आय है उसको मैंने मान लिया 100 यूनिट। डी की आय को मान लिया मैंने 100 यूनिट। अब कह रहा है सी की आय डी की आय से 20% कम है। सी की आय डी की आय से 20% कम है। 100 से 20% कम होता है कितना जी? 80। 100 से 20% कम कितना होता है? 80। फिर बोल रहा है बी की आय सी की आय से 25% अधिक है। बी की आय सी की आय से 25% अधिक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 80 से 25% अधिक 125/100, ठीक है। और जब आप इसको काटोगे 25 पंजे 125, 25 से ये 4 बार, 4 से ये 20 बार, 20 पंजे 100। तो ये बी की आय आ गई कितनी जी? 100। ए की आय बी की आय से 10% कम है। इससे 10% कम कितना होगा जी? 90, ठीक है। अगर आप जीरो काटना चाहो काट सकते हो, नहीं तो सीधा रख लो कि ए की आय है 36,000, यानी कि 90 का मतलब है 36,000। कितना गुना है इससे? 9 चौके 36, 0 0। कितना गुना है? 400 गुना। डी की आय कितनी है? आप इसमें भी 400 की गुणा कर दोगे तो कितना आएगा जी? 40,000। क्लियर है? एक सवाल और देखते हैं।
देखिए कितने आदमी हैं, यहां भी 4 आदमी हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, सवाल को उल्टी तरफ से लेना है। डी की आय से 20% अधिक है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से 25% कम है, सी की आय डी की आय से 20% अधिक है। अगर मैं बोलूं कि डी की आय 100 है तो सी की आय डी की आय से 20% अधिक है, यानी कितना है 120। बी की आय सी की आय से 25% कम है, बी की आय सी की आय से, ठीक है। 25% आप जानते हैं कि 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4। तो जो b है वो c से 1/4 कम है। 120 का 1/4 कितना आएगा जी 30, तो इससे ये 30 कम है, कितना है 90। आप निकाल भी सकते हैं कि 25% का मतलब 1/4 है और 120 का 1/4 होगा कितना जी 30। तो b की आय c की आय से 1/4 कम है, कितना कम है 30 कम है, 90 होगी। a की आय b की आय से 20% कम है, जो a की आय है इससे 20% कम है, 90 से 20% कम। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो 1/5 कम है, कितना कम है 18। अगर 18 कम है तो कितना आया ये 72। ठीक है, अब बोल रहा है डी की आय है 45,000, डी की आय 45,000 है, 100 यूनिट बराबर है 45,000 के। कितना गुना है जी ये इसका 450 गुना है। कितना गुना है 450 गुना। तो ए की आय कितना आएगी, यहां भी मैं 450 की गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो कितना आया जी 0। ठीक है, अगर आप 72 में 450 की गुणा करोगे तो ये आएगा 32,400। कितना आएगा 32,400। ठीक है, अगर आप 450 की 72 में गुणा करोगे तो कितना आएगा जी 32,400, तो 32,400। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। उसके बाद में आगे चलते हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या 8400 है, जिसमें पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात है 43:41। 80% पुरुष साक्षर हैं यानी कि पढ़े लिखे हैं, तथा 40% महिलाएं असाक्षर हैं यानी अनपढ़ हैं। ठीक है, तब गांव की साक्षरता दर या साक्षरता परसेंट ज्ञात करो। देखिए सबसे पहले कुल जनसंख्या 8400 है, पुरुष यानी कि मेल और फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल, पुरुष और महिला, मेल और फीमेल का जो रेशो है वो है 43:41। ठीक है, अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो कितना आएगा जी, ये आएगा 84। तो कह सकते हैं कि 84 अनुपात की वैल्यू कितनी है 8400। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 100, एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, लगभग 3-4 क्लास से यही बातें बता रहा हूं मैं। तो मेल कितने हो गए, मेल हो गए अगर आप 100 की गुणा 43 में करोगे तो कितना आएंगे 4300, और 100 की गुणा आप 41 में करोगे कितना आएगा 4100। ठीक है, तो वहां पर पुरुष तो हैं 4300 और महिलाएं कितनी है 4100। अब बोल रहा है कि 80% पुरुष साक्षर हैं तथा 40% महिलाएं असाक्षर हैं, तब गांव की साक्षरता परसेंट ही निकालो। पुरुष कितने साक्षर हैं जी 80%, तो मैं इसका 80% निकाल सकता हूं। इसका 80% कितना होगा जी 4/5, या सीधा निकाल लो कि भी इसका मैं 80% निकाल रहा हूं। ठीक है, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 0, 8 तिये 24, 8 चौक 32 और 2 34, ये कितना आया, ये आया 3440। ठीक है, अगर मैं 43 और 80 की गुणा करूंगा तो ये कितना आया, एक बार फिर से कर लेते हैं। 0, 8 तिये 24, 8 चौक 32 और 34, 3440। यहां बात आपको समझनी पड़ेगी कि 40% महिलाएं असाक्षर हैं, असाक्षर है यानी कि अनपढ़ है, परंतु हमें साक्षरता निकालनी है। जब 40% महिलाएं असाक्षर हैं तो साक्षर कितनी है 60%, तो इसका हमें 60% निकालना है जी। 2 0 से 2 0 खत्म, तो ये आया जी 0। ठीक है, 6 एकम 6, 6 चौके 24। कह सकते हैं
कि जो पुरुष पढ़े लिखे हैं वो कितने हैं 3440, महिला कितनी पढ़ी लिखी हैं 2460। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा कि कुल कितने पढ़े लिखे हैं तो 60 और 40, तो ये आ गया जी 100। ठीक है, या 6 4 10 की जीरो, कोई बात नहीं, 4 4 8 और 1 9, सीधा जोड़ लेते हैं। ठीक है, और 3 और 2 5, यानी कि जनसंख्या में 5900 लोग, ठीक है, 8400 में से 5900 पढ़े लिखे हैं। ठीक है, जब 5900 पढ़े लिखे हैं, बाकी का मैं यहां निकाल लेता हूं कि भी 5900 पढ़े लिखे हैं, टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल जनसंख्या हमारी 8400, और परसेंट के लिए मैं किसकी गुणा करूंगा जी 100 की। ठीक है, कह सकते हैं ये 100 से 100 खत्म, और 84 का भाग अब मैं 4 से काट सकता हूँ, 4 से कट रहा है कि जी 4 एकम 4, 19, 4 चौके 16, ठीक है, 30 हो गया, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 21 चौके 84, और 21 से आप काटोगे 21 सत्ते 147, ना जाने का 0 बटे 5, और ये कितना 21, तो 70 सही 5 बटे 21%, 70 सही 5 बटे 21%, तो बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, देखो जी, गांव की कुल जनसंख्या कितनी है 8400 है, गांव की जो कुल जनसंख्या है वो 8400 है। उसके बाद में मेल और फीमेल, ठीक है, मेल 43, फीमेल 41, तो मेल और फीमेल का रेशो है 43:41। अगर मैं रेशो का यहाँ पर योग करूँगा तो कितना आएगा 84, तो कह सकते हैं कि 84 रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को 8400 को। कितना गुना है इसका, ये 100 गुना, तो ये 1 अनुपात की वैल्यू है। ठीक है, मेल यानी कि पुरुष कितने हैं, 100 की गुणा आप 43 में करोगे तो 4300। फीमेल कितनी है, 100 की गुणा आप 41 में करोगे 4100। उसके बाद में उसने बोला है कि 80% पुरुष साक्षर हैं, 80% पुरुष साक्षर हैं, तो 80% का मतलब होता है 4/5, या सीधा निकाल लेते हैं कि भी इसका 80% मैंने निकाल लिया। जब आप इसका 80% निकालोगे तो 0, 8 3 24, 8 चौके 32, ये कितना है जी 3440। 3440 पुरुष पढ़े लिखे हैं, 40% महिलाएं असाक्षर हैं, परंतु हमें निकालना है साक्षर यानी कि जो पढ़े लिखे हैं। जब 40%, 4100 में से 40% असाक्षर हैं, तो साक्षर कितने हैं जी 60%। बात आती है काटने की, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 6 एकम 6, 6 चौके 24, ये आ गया 2460। अगर आप ऐड कर दोगे तो वो कितना आएगा 5900, यानी कि 5900 लोग पढ़े लिखे हैं। टोटल कितने हैं जी 8400, 5900 पढ़े लिखे हैं 8400 में से, और परसेंट के लिए गुणा 100, और काटा पीटी करने के बाद आएगा आपका 70 सही 5/21%। ठीक है, क्लियर है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक परिवार का चावल, मछली और तेल पर जो खर्चा है, एक परिवार का चावल, मछली तथा तेल पर जो खर्चा है 12, 17 और 3 के अनुपात में है। यदि इन वस्तुओं के मूल्य में क्रम से 20%, 30% और 50% की वृद्धि कर दी जाए तो परिवार की इन वस्तुओं पर होने वाले खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, चावल, मछली और क्या है जी तेल। कोई परिवार अगर चावल, मछली और तेल पर जो खर्चा करता है इस अनुपात में करता है। एक परिवार चावल, मछली और तेल पर जो खर्चा करता है वो 12, 17 और 3 के अनुपात में करता है। यदि इन वस्तुओं के मूल्य में थोड़ी महंगाई बढ़ गई है
तो वस्तुओं के मूल्य में क्रम से 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं बोल देता हूं कि ये 1200 है, ठीक है। अब चाहे मैं यहाँ पर रेशो हटा लेता हूँ, ठीक है, 1200 है, ये 1700 है और ये 300 है, ठीक है भाई। 100 की गुणा मैंने अपनी तरफ से कर दी। अभी भी देखो ये 12, 17 और 3 के अनुपात में है, 12, 17 और 3 के अनुपात में। यहां से हमारी थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यदि इन वस्तुओं के मूल्य में यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई है, तो देखो कह सकते हैं, थोड़ा एक लाइन और मैं बढ़ा लेता हूँ कि भाई पहले परिवार पर खर्चा कितना होता था, अभी 1700 और 300 ये हो गया 2000, यानी कि पहले जो परिवार का खर्चा होता था 3200 होता था। पहले परिवार का खर्चा कितना होता था, 3200, ठीक है, जिसमें चावल पर 1200 है और अब इसमें वृद्धि होगी है 20% की, तो मैं बोल सकता हूं 120/100 की गुणा कर दी। 12 में 12 की गुणा, ये आ गया 1440। अब चावल तो 1440 के आ रहे हैं जी, मछली पहले 1700 की आती थी, इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 30% की, यानी 130/100। तो ये हो गया आपका 0, 1, ये हो गया 2210 का। अगर आप 17 और 130 की गुणा करोगे, ये आएगा 2210। उसके बाद में क्या बचा, तेल। तेल पे पहले 300 रुपये खर्च होते थे, बट अब 50% बढ़ गया है, तो 150/100 कितना हो गया जी, 15×3 = 45, 450, ठीक है। अब खर्चा कितना हुआ, मैं इसको ऐड कर देता हूं। तो ये ऐड करने के बाद में आएगा, ये है 440, 10 में इसको दे दूं 450, 450, ठीक है, तो 900, 900 हो गया जी, और ये हो गया 2000, 3000, 3900 और 200, 4100 सॉरी। पहले परिवार का खर्चा 3200 रुपये होता था, अब कितना है, 4100 रुपये। तो परिवार के खर्चे में कितने का परिवर्तन आ गया जी, आप कह सकते हैं कि 900 रुपये बढ़ गया है परिवार का खर्चा, ठीक है। पहले परिवार का खर्चा कितना था, 3200, और आप परसेंट के लिए किसकी गुणा करोगे, 100 की, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 4 से अगर आप काटने के लिए जाओगे तो 25 में 225, 4 से कटेगा 2 से 25 बार, 4 अट्ठे 32, 8 दूनी 16, ठीक है, और 28 से 1/8%, 28 से 1/8% हमारा आंसर है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। आज के थोड़े लेंथी सवाल तो हैं, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, बाकी है आसान। चावल, मछली और तेल, चावल, मछली और तेल पर जो खर्चा था, पहले वो 12, 17 और 3 के अनुपात में था। फिर उसके बाद कह सकते हैं अगर मैं 100 की गुणा यहां कर दूं, ये आएगा 1200, 100 की गुणा मैंने यहां कर दिया, आएगा 1700, और ये कितना आएगा, 300। इससे हमारी थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कह सकते हैं कि पहले परिवार का खर्चा कितना था, अगर आप जोड़ोगे 2000, यानी कि 3200 आएगा। पहले परिवार का खर्चा 3200 था, 20% की बढ़ोतरी हुई है चावल में, अगर 1200 में आप 20% की बढ़ोतरी करोगे, यानी कि 6/5, 6/5 कर लो या सीधा कर लो कि भाई 120/100, ठीक है, जरूरी नहीं है यहाँ पे फ्रैक्शन से करना हो। तो कह सकते हैं कि भाई 1440। तो चावल 1200 का था, अब आ रहा है 1440 का। मछली पहले 1700 की थी, कितना वृद्धि हुआ है जी, 30%, तो 130/100, 0, 17×51, यानी कि 2210। उसके बाद में तेल, तेल पहले 300 का था, अब 50% वृद्धि होगी, यानी कि 150/100, 15×45, यानी कि आया 450। चावल, मछली और तेल, अब कुल खर्चा कितना आप जोड़ोगे तो 4100 का है, ठीक है। पहले खर्चा 3200 का था, अब कितना, 4100 का। चाहे आप यहाँ पे 2 जीरो खत्म कर सकते हैं कि पहले खर्चा 32 का था, अब कितने का, 41 का। कितनी बढ़ोतरी होगी जी, 9 की, कितने पे, 32 पे, और परसेंट के लिए गुणा 100, ठीक है। काटा पीटी करने के बाद आ रहा था
देखिए अगला क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन था वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आवाज़ चली गई थी, तो यहाँ से फिर से शूट किया हमने। मदन की आय राम की आय का 25% है, राम की आय सुदीन की आय का 40% है। यदि इन तीनों व्यक्तियों की कुल आय, एक महीने की कुल आय, ठीक है, ये एक है यहाँ पर, ठीक है, एक माह, चलो, मदन की आय राम की आय का 25% है, राम की आय सुदीन की आय का 40% है। यदि तीनों व्यक्तियों की एक महीने की कुल आय 12,000 है, तो मदन की आय बताओ। देखो जी, मदन, राम और तीसरे व्यक्ति का नाम है सुदीन। कह सकते हैं कि सुदीन की आय 100 है, ठीक है, 100 यूनिट। 100 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा नंबर है जहां पर परसेंटेज का हम आराम से पता लगा लेते हैं। तो उसने बोला है राम की आय सुदीन की आय का 40% है। 100 का 40% कितना होगा जी? 40। मदन की आय राम की आय का 25% है। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं कई बार बता चुका हूं कि 25% को आप लिख सकते हैं 1/4, और वो बोल रहा है कि मदन की आय राम की आय का 25%, यानी 1/4 है। 40 का 1/4 कितना होगा जी? 10। रेशो बनाने के लिए 0 0 0, तो तीनों की आय का अनुपात आ गया 1:4:10, ठीक है। एक महीने की कुल आय है तीनों की 12,000, तो 10 और 4 14 और 1 15, यानी कि 15 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर 12,000 को। तीनों की आय का अनुपात कितना? 10 और 4 14 और 1 15, और 15 का मतलब है 12,000, तो 15 अट्ठे 120, ठीक है, 12,000 है, ठीक है, हाँ, तो 15 अट्ठे 120, तो कितना आ गया? 800 गुना, ठीक है। उसके बाद में एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 800 है, क्योंकि उसने पूछा मदन की आय बताओ, मदन की आय, तो एक यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है कितनी? 800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो जो चौथा सवाल था, ठीक है, वहां पर थोड़ी देर के लिए आवाज चली गई थी, तो ये फिर से हम बना रहे हैं वीडियो। कपिल का वेतन रानी के वेतन से 20% अधिक है। 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। 20% अधिक है, यानी कि रानी का वेतन 5 है, तो कपिल का एक अधिक है, 6 है। कपिल और रानी, अगर रानी का वेतन 5 है तो कपिल का कितना? 6। इस बात को फिर से समझिए कि कपिल का वेतन रानी के वेतन से 20% अधिक है, ठीक है। अगर 20% का मतलब होता है 1/5, अगर रानी का वेतन 5 है तो वो एक अधिक है, 5 पे एक अधिक कितना? 6। या आप बोल सकते हैं कि रानी का वेतन अगर मैं 100 मानता तो उसको 20% अधिक करता, ठीक है। अगर रानी का वेतन, सॉरी, अगर रानी का वेतन मैं 100 मानता और उसको 20% अधिक करता कपिल के वेतन को, तो 120 आता। तो 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100, वापिस 6:5 का अनुपात आ जाता। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यदि कपिल 720 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का 4% है, कपिल की बचत जो है वो 4% है, ठीक है, और जिसका वैल्यू कितना है? 720। 4% बराबर है 720 के, तो 1% का वैल्यू हो गया 720/4, और 100% का वैल्यू है ये 18 चौके 72, यानी कि कपिल का वेतन कितना आ गया जी? 18,000 आ गया। कपिल का वेतन कितना? 18,000, 6×18, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3,000, और 5 यूनिट की हमें निकालनी है, क्योंकि रानी का वेतन हमें निकालना है। 5×3 15,000। एक बार आप फिर से देखिए, थोड़ा सवाल मैंने लगता है कि तेजी से करा दिया है, क्योंकि दोबारा यहाँ पे करने पड़े हैं हमें। एक बार फिर से देखो, ये कपिल है, ये रानी है, वो बोल रहे हैं कि कपिल का वेतन रानी के वेतन से 20% अधिक है। अगर रानी का वेतन 100 है तो कपिल का वेतन 20% अधिक है, कितना है? 120, ठीक है। 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120, दोनों का जो वेतन है उसमें अनुपात है 6:5। अब बोल रहा है कि कपिल की जो बचत है वो 720 है। कपिल की जो बचत है, जो उसकी सेविंग है कपिल की, वो 720 है, जो उसके वेतन का कितना? 4% है। तो ये बहुत छोटी सी बात है कि 4% का वैल्यू बराबर होगा 720 के, ठीक है। 1% का वैल्यू बराबर होगा 720/4 के, और यहां हम कपिल का वेतन निकाल सकते हैं।
100% के वैल्यू पर, जो कि कितना आ गया 18,000। कपिल का वेतन कितना है 18,000, तो 6 अनुपात रिप्रेजेंट कर रहा है 18,000 को। एक अनुपात कितना है 6×18 यानी कि 3,000 एक अनुपात का वैल्यू। और हमको अगर रानी का वेतन चाहिए तो हमें चाहिए 5 अनुपात का वैल्यू, तो वापस में 3,000 की गुणा करूंगा, तो 15,000। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां सवाल। दिया गया है कि ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15% बराबर है सी की आय का 20%। यदि तीनों की आय का योग 7800 है तो बी की आय ज्ञात करो। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए की आय का 10% बराबर है बी की आय के 15% के, बराबर है सी की आय के 20% के। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज काट सकता हूं मैं, यहां पर पढ़ाया था मैंने पहली ही क्लास में। उसके बाद में 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 यानी कि आ गया 2A, 5 तिये 15, 3B, 5 चौके 20, 4C। तो 2A बराबर है 3B बराबर है 4C। अब तीनों का अनुपात बनाने के लिए 2, 3 और 4 का एलसीएम लघुत्तम कितना आएगा, 4, 3, 2 का लघुत्तम आएगा 12, 2 छिक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12। तो ए का अनुपात 6 है, बी का 4, सी का 3। तीनों का कितना है 6, 4, 10 और 3 13, और 13 अनुपात की वैल्यू कितनी है जी 7800। एक अनुपात की वैल्यू है 13 छिक्के 78, यानी कि ये इसका 600 गुना है। बी की आय कितनी है, यानी कि 4 अनुपात की वैल्यू हमें चाहिए, तो 600 गुना 4, 6 चौके 2400। क्लियर है बिल्कुल। ऐसे सवाल आपको अनुपात और समानुपात में मिलेंगे। ठीक है, बाकी बेसिक से वहां पर बताऊंगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय तथा खर्च में क्रम से 20% और 10% की वृद्धि होने पर बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूं। ये आय है, ये खर्च है, और भैया ये बचत है। कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की जो आय है वो 100 है। खर्च अगर 75% खर्च कर दिया तो 75 रुपए खर्च हो गए। 100 में से 75 रुपए खर्च हो गए तो बचत कितने की है 25 की। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। हमने मान लिया कि जो आय थी वो 100 रुपए थी। जब इसका 75% खर्च हो गया तो 75 रुपए खर्च हो गए, और बचत कितने की 25 की। ठीक है, उसकी आय तथा खर्च में 20% और 10% की वृद्धि हुई। अगर आय में 10% की वृद्धि होगी तो आय कितनी है अब 120। खर्च में 10% की वृद्धि होगी। पहले खर्च 75 रुपया कर रहा था, अब उसमें अगर आप 10% की वृद्धि करोगे तो मैं बोल सकता हूं 110/100 की गुणा करोगे। काटने के बाद आएगा 55 और 77, यानी कि 82.5। तो अब जो खर्चा है वो है 82.5 का। ठीक है, 75 में हमने गुणा कर दी 110/100 की, क्योंकि खर्च में 10% की वृद्धि हुई है। 120 में से इतना खर्चा हो रहा है, तो बचत कितने की है मैं घटा दूंगा जी। तो ये आएगा आपका कितना 18 और 20 38, यानी कि 37.5। अब बचत है 37.5 की। परंतु उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई।
तो कितनी वृद्धि होगी जी? पहले बचत 25 रुपए की थी, अब है 37.5 की, तो 12.5% की वृद्धि होगी। परसेंट नहीं, सॉरी, 12.5 की वृद्धि होगी, परसेंट नहीं बोलेंगे अभी। अगर पहले 25 रुपए की बचत कर रहा था तो अब बचत कर रहा है 37.5 रुपए की, तो 12.5 रुपए की वृद्धि होगी। तो हमें अब निकालना है प्रतिशत में, तो 12.5 25 का कितने प्रतिशत है? ठीक है, यहां से पॉइंट हटाकर ये जीरो काट सकता हूं। 25 पंजे 125 और 10 पंजे 50, यानी कि 50% की वृद्धि हुई है। बचत में कितने की वृद्धि हुई है जी? 50% की। यह सवाल को आप इस तरीके से भी कर सकते थे। एक और बेहतर तरीका है, देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं आय, थोड़ा मैं पेन चेंज कर लेता हूं, आय, खर्च, और यह है जी बचत। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर 100 रुपए कमाता है, 75 रुपए खर्च करता है, तो बचत कितने की है? 25 की। ठीक है, बहुत ही छोटी सी बात है कि हमने मान लिया कि उसकी इनकम 100 है, तो 100 में से 75 रुपए खर्च कर दिए और 25 रुपए बचाए। इनका अगर मैं यहां पर रेशो बनाऊं तो 25 चौके 100, 25 थी 75 और 25 एकम 25। तो कह सकते हैं कि आय अगर 4 थी, खर्च 3 है, तो बचत कितनी है? 1। समझना बात को, बहुत ही अच्छा तरीका है। उसकी आय तथा खर्च में, अगर आय में 20% वृद्धि होगी, आय में हमने अगर 20% की वृद्धि कर दी, तो अब आय कितनी है? 20 चौके 80, 80% है। ठीक है जी। अगर खर्च में 10% की वृद्धि कर दी, तो खर्च कितना है जी? 10 दिए 30%। ठीक है, तो बचत कितनी है? बचत एक में मैं किसकी गुणा करूं? एक में मैं अगर x की गुणा करूं, अपनी तरफ से x मान लेता हूं, ठीक है, या समझो एक बार बात को, एक में मैं किस संख्या की गुणा करूं कि क्या आ जाए कि भी आय 80% है, खर्च 30% है, तो 80% में से 30% घटाओगे तो बचत कितनी आएगी? 50%। ठीक है, तो यहां क्या आ गया? बचत यानी कि x। ठीक है, यहां पे मैं x मान सकता था, तो बचत आ गई हमारी 50%। कितनी आ गई जी? 50%। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या मान सकता था? x, और x का वैल्यू हमने निकाल लिया 50%। बहुत ही आसान तरीका है। मंजीत आवाज चेक करना आ रही है? एक क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल। आशुतोष अपनी आय का 20% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है। उसकी आय अब 30% से बढ़ जाती है तथा उसकी बचत भी 20% से बढ़ जाती है। उसके बाद का खर्च पूर्व खर्च से कितने प्रतिशत होगा? देखिए जी, ये आय है, ये खर्च है, और ये है बचत। ठीक है भाई, अगर मैंने बोला कि भाई ये 100 रुपये कमाता है, 20% खर्च करता है, यानी कि 20 रुपये खर्च करता है, तो बचत कितने की है जी? 80 की। उसकी आय 30% बढ़ेगी, अगर मैं इसको 30% बढ़ाऊंगा तो अब कितने कमा रहा हो? 130 रुपये। बचत 20% बढ़ेगी, यानी कि पहले वो 80 रुपये की बचत कर रहा था, पहले अगर वो 80 रुपये की बचत कर रहा था तो अब 20% बढ़ेगी, तो 120/100। क्लियर है जी? 12 अट्ठे 96, यानी कि ये बचत है 96। बहुत ही छोटी सी बात है, अगर 130 रुपये कमा रहा है और 96 की बचत है, तो खर्च कितने कर रहा है? 34। खर्च कितने कर रहा है? 34। उसके बाद का खर्च पूर्व खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है? उसके बाद का खर्च पूर्व खर्च से कितना प्रतिशत अधिक? नहीं है, कितना प्रतिशत होगा? जैसा कि मुझे लग रहा है यहाँ पे अधिक शब्द होता तो ज्यादा बेहतर होता, हालांकि दोनों ही उत्तर मैं बता देता हूं। उसके बाद का खर्च पूर्व खर्च से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो कितना अधिक दिख रहा जी आपको? ये 14 रुपये अधिक है। किससे अधिक है? 20 से, और गुणा 100, 20 पंजे 100, तो यानी कि 70% अधिक है। जो खर्चा है पिछली बार से कितना अधिक है? 70%। अगर ये पूछा है कि जो नया खर्च है वो पुराने खर्च
से कितना प्रतिशत होगा? तो 34/20, तो 34/20 गुणा 100। हालांकि अधिक ही ज्यादा बेहतर लग रहा मुझे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के खर्च व बचत का अनुपात है 3:1। उसकी आय और खर्च में इतने प्रतिशत की वृद्धि होने पर उसकी बचत, ये बचत है यहां पर, ये यहां पर बचत है जी, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? बचत, बचत, बचत। चलिए, आय, खर्च और बचत। सीधा कर देते हैं कि भाई आय कितनी है उसकी, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात, खर्च और बचत का अनुपात। अगर खर्च 3 रुपए है, बचत 1 रुपए है, 3:1 है, तो बोल सकते हैं आय कितनी है? 4 है। बहुत छोटी सी बात है। उस व्यक्ति की आय और खर्च में इतने परसेंट की वृद्धि होगी। आय में तो वृद्धि होगी 20% की, तो 20 चौके 80। अब आय कितनी? 80% है। खर्च में 10% की वृद्धि होगी जी, तो खर्चा कितना? 10 3 30, 30% है। बहुत ही छोटी सी बात है। उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई? पहले बचत थी 1 की, अगर मैं इसको x मानूं तो कितनी वृद्धि दिख रही है? 80 और 30, यानी कि 50% की वृद्धि होगी। भाई 80% तो आय है और खर्चा कितना? 30%, तो बचत में कितने की वृद्धि होगी? 50% की। तो 50% बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? एक सवाल और देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है तथा उसके खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो भाई, ये यहां पर आय है, खर्च, बचत। अगर 100 रुपए कमाता है, 60% खर्च करता है, तो बचत कितनी है जी? 40 रुपए की। ठीक है, काट सकता हूं कि 20 दूनी 40, 20 तिये 60 और 20 पंजे 100, 5:3:2। ठीक है, आय, खर्च और बचत। आय, खर्च और बचत। तो आय है आपकी 5, खर्चा है जी 3 और बचत कितना है? 2। आय में 15% की वृद्धि होगी भाई, 15×5 = 75। खर्च में 5% की वृद्धि होगी, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, वो अनुपात नहीं है, परसेंट है, तो 5×3=15। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? दो में मैं किसकी गुणा करूं? दो में मैं x की गुणा करूं, कितना आ जाए? ये परसेंट है, सॉरी, 15×5 = 75। ठीक है, तो 75% में से 15% घटाओगे कितना आएगा? 60%। दो में मैं किसकी गुणा करूं? 60 आ जाए, तो x बराबर आ गया आपका 60%/2, कितना है जी? 30। तो 30% बढ़ गया यहां पर, 30% इंक्रीज हो गया। ठीक है, जो खर्चा है, सॉरी खर्चा नहीं, बचत, जो बचत है वो 30% बढ़ गया। क्लियर है जी? आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं, 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के और 50% लड़कियां पास हो जाती हैं, तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत निकालिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही सवाल है जैसे 3-4 क्वेश्चन हमने शुरू में पढ़े थे। देखिए, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। अगर 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं,
60% लड़के और 50% लड़कियां पास होती हैं, परंतु हमें पास नहीं निकालना, हमें निकालने हैं फेलियर। हमें तो असफल निकालने हैं भाई। हमें कौन से निकालने हैं? असफल। यदि 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, जब 60% लड़के उत्तीर्ण होते हैं, जब 60% लड़के उत्तीर्ण होते हैं तो असफल कितने होते हैं जी? 40%। बहुत ही छोटी सी कैलकुलेशन थी कि 1000 का 40% कितना आएगा? 400 आएगा, निकालने की भी जरूरत नहीं थी। 50% लड़कियां पास होती हैं तो फेल कितनी होती हैं जी? 50%। 800 का 50% कितना होता? आधा, यानी कि कितना आएगा जी? 400। कितना आएगा? 400। तो 400 लड़के फेल होते हैं और 400 लड़कियां, और टोटल का वो कितने प्रतिशत है? तो 400 और 400 कितना आ गया जी? 800। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 1000 और 800 यानी कि 1800। 800 1800 का कितने प्रतिशत है? देखिए 0 0 काटोगे तो 2 से 400/9, ठीक है। 9 चौके 36, 9 चौके 36, 44 से 4/9%। ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी हमने निकाल दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में उन्होंने पॉइंट में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से एक बहुत आसान सवाल। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3:2, बॉयज और गर्ल्स 3:2 के अनुपात में है। मैं कह सकता हूं कि अगर ये 300 हैं तो ये कितने? 200। भाई 3:2 के अनुपात में है तो 300 और 200, ठीक है। क्वेश्चन यहां से थोड़ा आसान हो जाएगा। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं? भाई जब 20% लड़के वयस्क हैं, 20% लड़के वयस्क हैं, तो वयस्क कितने नहीं है? 80%। इसका मैं 80% निकालूंगा, कितना आएगा जी? 8 3 24 यानी कि 240। उसके बाद में 25% लड़कियां वयस्क हैं, परंतु हमें निकालने हैं जो वयस्क नहीं है। 25% वयस्क हैं यानी 18 साल से ऊपर हैं, तो 18 साल से कम कितने हैं? कितनी लड़कियां हैं? 75%। तो ये आ गया 75 दूनी 150, ठीक है। तो 240 लड़के और 150 लड़कियां वो हैं जो 18 साल से कम आयु के हैं। जोड़ने के बाद में कितना आ गया जी? तो इनको मैं जोड़ लेता हूं, 0 9 390। टोटल का 390 लड़कियां और लड़के 18 साल से कम आयु के हैं, यानी कि अवयस्क हैं। बट उसने पूछा परसेंटेज में, यानी कि 390 टोटल कितने थे? 300 और 200 यानी कि 500। 390 500 का कितने प्रतिशत है? तो गुणा 100, 100 से 100 खत्म, 5 सत्ते 35, ठीक है भाई। कितना बचा? 4 और 5 उठे 40। 78% हमारा आंसर है, 78%। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, फिर ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात, बॉयज और ये हैं गर्ल्स, चारों अनुपात 1 है। लड़के 4 हैं, लड़कियां 1 है, तो ये 400 हैं और ये कितने हैं? 100। लड़के और लड़कियां 4:1 के अनुपात में, यानी कि ये 400 हैं, ये 100 हैं। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं, यानी कि स्कॉलरशिप, 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती? 400 लड़के हैं जिसमें से 75% स्कॉलरशिप लेते हैं, तो कितने नहीं लेते? 25%। भाई जब 75% लेते हैं तो कितने नहीं लेते? 25%। 1/4 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 लड़के हैं जो स्कॉलरशिप नहीं लेते। लड़कियां कितनी हैं जी? 70% लड़कियां स्कॉलरशिप लेती हैं। 70% लेती हैं, 100 में से 70% लेती हैं, तो लड़के तो आपके 100 आ गए। 100 में से 70% लड़कियां स्कॉलरशिप लेती हैं, तो कितनी नहीं लेती? 30। कुल कितने बच्चे स्कॉलरशिप नहीं लेते? 130। तो 130 टोटल का, यानी कि 500 का कितना प्रतिशत है? गुणा 100। 100 से 100 को हम खत्म कर लेंगे, 5 दूनी 10 यानी कि 26%।
सवाल को एक बार फिर से देखिए। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियां 4:1 के अनुपात में हैं। अगर लड़के 400 हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 100। उसके बाद में 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती है, बट हमें निकालना है जिनको नहीं मिलती। तो 400 लड़के हैं जिसमें से 75% छात्रवृत्ति लेते हैं, तो कितने नहीं लेते? 25%, जिसको मैं 1/4 बोल सकता हूं। तो 100 का 1/4 कितना आएगा जी? सॉरी, 400 का 1/4 कितना आएगा? 100। तो 400 में से 100 लड़के स्कॉलरशिप नहीं लेते। 70% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं, तो कितनी नहीं लेती? 30%। तो 100 का 30% आराम से आप निकालोगे, कितना आएगा? 30। कुल कितने बच्चे नहीं लेते? 130 बच्चे नहीं लेते। टोटल बच्चे कितने हैं जी? 500। 130 500 का कितने प्रतिशत है? 100 की गुणा। और जब आप 5 से काटने के लिए जाओगे, 5 दूनी 10 और 5 छक्के 30, यानी कि 26% बच्चे, लड़के और लड़कियां मिलकर स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखिए। एक परीक्षा में 640 लड़के हैं तथा 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रहीं तो असफल छात्रों का प्रतिशत बताओ। ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। 640 लड़के आए हैं परीक्षा देने के लिए, लड़कियां आई हैं जी 360। 60% लड़के सफल हुए, परंतु हमें निकालने असफल। जब 640 में से 60% सफल हुए तो असफल कितने हुए? 40%। तो ये आप निकाल लोगे इसका 40%। कितना आया जी? 4 चौके 16, 6, 4 छिक्के 24 और 1 25। 256 लड़के असफल हैं। 360 लड़कियां हैं जिसमें से 80% लड़कियां पास हो जाती हैं, तो फेल कितनी होंगी जी? 20%। तो 360 का 20% कितना आया जी? 72। 256 लड़के और 72 लड़कियां फेल हुई। दोनों को मैं जोड़ देता हूं, 6 और 2 8, 7 और 5 12 का 2, ठीक है, 328। कुल 328 बच्चे असफल हुए हैं। और 328 टोटल का, अगर 640 में आप 360 जोड़ोगे तो 328 हजार का, कुल बच्चे कितने? 1000। 640 लड़के हैं, 360 लड़कियां हैं, तो 328 1000 का कितने प्रतिशत है? बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन है। 2 जीरो एक खत्म हो गए और ये जीरो कहाँ जाएगी? यहाँ पर। तो ये आया 32.8%। 32.8%। ठीक है। तो गणित में हमारा परसेंटेज चल रहा है, ठीक है। और अभी परसेंटेज की 2 या 3 क्लास अभी बाकी हैं, तो लगातार चैनल को देखते रहिए। और जो बच्चे तैयारी में हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, और जो अपने फैमिली मेंबर हैं या रिलेटिव हैं, ठीक है, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। बाय।